नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए जो पर्यावरण से आपके 16 प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आपकी पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको टीआरई 1 में पूछे गए हैं डायरेक्टली, और टीआरई 2 में और टीआरई 3 में भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। और आपका अगर पुरानी बुक की बात करें जिसमें सिलेबस को जो है कट नहीं किया गया, तो वहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 15 होगा। और पिछले वीडियो में आपको जो है जहाँ पे स्ट्रेटजी वीडियो बताया गया है प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए, वहाँ पे आपको चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताए गए हैं पर्यावरण के, और जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स, ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर्स है वो आपको चैनल पे करा दिए जाएंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। और इसके अलावा जो है इस क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से ये लिया गया है, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 13 है नई वाली बुक में, जो सिलेबस कट कर दिया गया, और पुरानी वाली बुक में आपको 15 नंबर पर मिल जाएगा। इसके अलावा पुरानी बुक में जो है चैप्टर नंबर 14 है ऊर्जा से संबंधित, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 16 है पुरानी बुक में जो प्रबंधन से रिलेटेड है, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए, तो वो भी आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे इस क्लास के बाद। और इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे जो इम्पोर्टेंट PIQs हैं वो आपको जो है कल शाम तक करा दिए जाएंगे। और उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पर्यावरण के कुछ जो है भौतिक रूप से कक्षाएँ आपको दे पाएँ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण जिसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, और इस चैप्टर में आज हम ये समझेंगे कि पर्यावरण में जो है किस प्रकार से जो विभिन्न कारक होते हैं वो आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। और उस कड़ी में जो है सबसे पहले हमें पारितंत्र के बारे में समझना है और इसके संगठक कौन कौन से होते हैं। पारितंत्र जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, और संगठक यानी कंपोनेंट्स, तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक बैकग्राउंड है उसके लिए आपको समझना है कि जो सभी जीव होते हैं जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव, ये भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है इनमें, और ये प्रकृति में इस प्रकार संतुलन बनाए रखते हैं। फिर आते हैं पारितंत्र क्या होता है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो किसी क्षेत्र के सभी जीव, तो ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक शामिल होते हैं। अब जैसे भौतिक कारक होते हैं जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये सब अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको 3 लाइन में आपको पारितंत्र की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि पारितंत्र क्या होता है, तो किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजीव कारक संयुक्त रूप से मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और एक पारितंत्र के संगठक कौन कौन से होते हैं, तो सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक। तो संगठक आपके हो जाएंगे जैव घटक और अजैव घटक, और अजैव घटक के उदाहरण आपके कौन से हो जाएंगे, भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये सब पूछे गए हैं और ध्यान रखिएगा इसको। तो आपका पारितंत्र हो गया, और पारितंत्र में जो है जैव घटक और अजैव घटक, तो आपके समझ में आ गया होगा। और अजैव घटक के आपको यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक से अगर आपके पास हो तो वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी भी हो जाएगी, और आप वहाँ पे लगे हाथ लिख भी पाएंगे। अगर इनकेस आपके पास एनसीईआरटीज़ नहीं है तो आप अपना एक सिंपली कॉपी में भी नोट्स बना सकते हैं आपकी अपनी आसानी के लिए। फिर अगर हम बात करें बगीचे की, तो बगीचा भी एक पारितंत्र का उदाहरण होता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार वन, तालाब और झील भी जो है पारितंत्र के उदाहरण हैं, और ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, यानी जो नेचुरल इकोसिस्टम्स के उदाहरण है। जबकि अगर हम बात करें बगीचा और खेत, तो मानव निर्मित पारितंत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पारितंत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है और दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। तो मानव निर्मित कौन सा हो जाएगा, बगीचा, जिसको मानव खुद इस्टेब्लिश करता है। और उसके बाद जो खेत होते हैं, ठीक है, तो खेत ये आपका मानव निर्मित पारितंत्र है। और इसमें भी जैसे राइस फील्ड होता है, ठीक है, जो कि मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। तो मीथेन उत्सर्जन के लिए भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राइस फील्ड से जो धान के खेत होते हैं वहाँ से मीथेन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जो जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो है ये क्लास 9th की बातें कर रहे हैं, इसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है कि आप उत्पादक के बारे में जानते हैं, उपभोक्ता के बारे में जानते हैं और अपघटक के बारे में जानते हैं। और अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर और उपभोक्ता को कंज्यूमर बोलते हैं, और अपघटक को डिकम्पोजर्स। तो नॉर्मली 3 प्रकार में हम जो जीवों को विभाजित करते हैं। और अगर हम बात करें, और यहाँ पे अगर हम बात करें
तो ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से जीव, प्रश्न आपसे पीआरटी में पूछा गया था, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। या सिंपली प्रश्न पूछा गया था कि कौन से जो जीव हैं या कौन से जो मतलब है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल। तो आपका आंसर था ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, याद होगा, हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया। तो आपका ये आंसर था। तो बैक्टीरिया जो थे वो कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा नील हरित शैवाल। तो ध्यान रखिएगा, और इनको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ये जो है जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी जब आग का गोला थी तो धीरे धीरे ठंडी हुई। उसके बाद फिर जो पृथ्वी का जो आरंभिक वायुमंडल था, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में जो वायुमंडल का निर्माण हो रहा था तब ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन ना के बराबर था पृथ्वी के वायुमंडल में, और CO2 जो है बहुत ज़्यादा था, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे जो ये नील हरित शैवाल थे, ठीक है, नील हरित शैवाल ने जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ की। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया अपने में, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज़ किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ने लगी। फिर एक समय आया जहाँ से फिर जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई, ठीक है, जीवों की एक प्रॉपर उत्पत्ति शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति हुई, ये सब हुआ, ठीक है। तो नील हरित शैवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, पहला चीज़ ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और इनको हम उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स में दो लोग आएंगे, सभी हरे पौधे और दूसरा आपका नील हरित शैवाल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने उपभोक्ता को समझ लिया है। अब उसके बाद आगे समझते हैं कि जो सभी जीव होते हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, हरे पौधे और नील हरित शैवाल पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। और उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी में बांटा जाता है उपभोक्ता को। इसके अलावा उपभोक्ता को जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में भी बांटा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और जीवाणु और कवक के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो जो जीवाणु और कवक होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं उनको, ठीक है। तो जीवाणु और कवक सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक इनको कहा जाता है। और क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं में पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इनके ना रहने से जो मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति पे असर भी पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि जीवाणु और कवक जो है सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन कहते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है यहाँ पे आपको आहार श्रृंखला और जाल के बारे में बताया गया, फूड चेन और वेब्स। और TRE 1, TRE 2, TRE 3 में डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। आपको PIQs BPSC TRE PIQs की आपको जो है प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, आप वहाँ से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इन्वायरमेंट के भी प्रश्न वहाँ पे रखे गए हैं। फिर है कि हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो ये सब आपको बताया जा रहा है, ठीक है, उसमें उतना वो नहीं है। और अगर हम बात करें तो हम जो आहार श्रृंखला किसको कहते हैं, फूड वेब किसको कहते हैं, तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो विभिन्न जैविक स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर, ठीक है, तो इन स्तरों पर जो जीव होते हैं उनकी जो श्रृंखला होती है उसी को हम आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो और इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फूड चेन। फिर आगे बढ़ते हैं तो बात करें आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण। आहार श्रृंखला यहाँ पे दर्शाया गया आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अलग अलग 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6 भी हो सकते हैं। और तो जो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पे होते हैं, ठीक है। तो जो स्वपोषी होते हैं या उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर पे होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले स्तर पे हैं, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर पे स्वपोषी और उत्पादक हैं तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं ये, और उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ध्यान रखिए कि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कौन करता है, तो स्वपोषी और उत्पादक जो प्रथम पोषी स्तर पे होते हैं
और ये उससे जो है विषम पोषी और अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। फिर शाकाहारी आते हैं अथवा प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीय पोषी स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, तो शाकाहारी होते हैं और इन्हीं को जो है हम शाकाहारी होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो शाकाहारी, जो शाकाहारी आप इस एग्जाम्पल से समझिए, जो हिरन होता है, हिरन क्या होता है, शाकाहारी होता है। ठीक है, और इसी को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका उत्पादक हो गए, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, इनके ऊपर आपके तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें फिर जो है छोटे मांसाहारी जो होते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता के रूप में तीसरे पोषी स्तर पे होते हैं यहाँ पे। और जो बड़े मांसाहारी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइगर दिखा दिया गया, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो है भेड़िया भी हो सकता है और छोटा जानवर भी हो सकता है, हाइना वगैरह भी हो सकते हैं। और जो बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उत्पादक हो गए हरे पौधे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे हिरन हो गया, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में जो है हिरन को कोई जंतु खाने वाला, फिर तृतीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, उत्पादक पहले पे पोषी स्तर पे, दूसरे पे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, उत्पादक से तृतीय उपभोक्ता की तरफ। फिर आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हम भोजन खाते हैं, हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है और विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटक के परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आइए हम ऊर्जा के प्रवाह को समझते हैं। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो स्वपोषी क्या करते हैं, सौर प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। फिर स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ऊर्जा होती है वो स्वपोषी से ऊर्जा जो है विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स और अपघटकों तक जाती है, जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था। फिर आगे है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रभाव विस्तृत अध्ययन किया गया तो यह पाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो लिंडमान का नियम वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे समझाया जाएगा। तो और ये चीज़ आप समझिए कि जब भी ऊर्जा एक दूसरे रूप में परिवर्तित होगी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का लॉस होगा, ह्रास होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था पीआरटी में, टीआरई 1 में, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन के लिए होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही, जो 10% रूल है यहाँ पे आ रहा है लिंडमान का, तो 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है, जो लिंडमान ने बताया था 10% रूल के अंतर्गत। और उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। तो ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आप नॉर्मली जो है 4 पोषी स्तर ही हमें दिखता है। ठीक है, ज़्यादातर जो हमें फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाएँ दिखती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती हैं, तो वो हमारी ही जो है 4 स्तरों तक ही ज़्यादातर पाई जाती हैं। और जो निचले स्तर पर, ये भी याद रखिएगा, सामान्यतः निचले स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। जैसे जो ग्रीन प्लांट्स होंगे उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन आप जब टाइगर पे जाएंगे, लॉयन पे जाएंगे, ठीक है, जो कि तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं, जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तब आप वहाँ पे क्या पाएंगे कि वो जो है मतलब उनकी संख्या उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। फिर विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, अर्थात एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय। ठीक है, तो एक सिंपल फूड चेन नहीं बनता है, एक सीधी आहार श्रृंखला नहीं बनती है, जबकि जीवों के मध्य क्या बनता है, आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, शाखाओं में होते हैं, और तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है, तो फूड वेब जिसको हम फूड वेब कहते हैं। और
यहाँ पे एक सीधी आहार श्रृंखला नहीं होती कि बस एक तरीके से चल रहा है, ठीक है। कई प्रकार से जो है जो जीव जंतु होते हैं एक दूसरे के द्वारा खाए जाते हैं। और ये आहार श्रृंखला जो होती है वो एक शाखान्वित होती है, शाखाओं में बटी होती है। और इस शाखान्वित श्रृंखलाओं को जो एक जाल बनाते हैं जिसको हम आहार जाल के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे एक प्रक्रिया बनाई गई है, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे फिर कई प्रकार से जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो इधर भी और फिर यहाँ पे भी 5-7 तरीक़ों से यहाँ पे दर्शाया गया है कि कैसे कैसे जो है आपस में सभी लोग जुड़े हैं। और जो यहाँ पे एक जाल बन रहा है कई सारी जो है खाद्य श्रृंखलाओं का, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार जाल, फूड वेब। फिर है ऊर्जा प्रवाह के चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है या एक दिशा में होता है। यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है, वो एक दिशिक होता है। आहार श्रृंखलाओं में, आहार जाल में कैसा होता है, एक दिशिक होता है, एक दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वपोषी जीव द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो सौर ऊर्जा में दोबारा परिवर्तित नहीं होती, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफा है, ठीक है। ये जो है कह सकते हैं कि उत्पादक से लेकर जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, फिर तृतीयक, इस तरीके से जाता है और ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। जैसा कि विभिन्न पोषी स्तरों के क्रमिक स्थानांतरित होते हैं तथा अपने स्तर से दूसरे स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरी क्या है, तो आपको पहला चीज़ ध्यान रखना है कि एक दिशिक होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। फिर दूसरा, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। जैसे जैसे हम अगले पोषी स्तर में जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का ह्रास बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बताया गया है। तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को उत्पादक ग्रहण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और ये जो है आपके उत्पादक हो गए। फिर उत्पादक से जो है शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। तो ये एक आपको दर्शाया गया है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये आपका सूर्य का मतलब उत्पादक से जो है शीर्ष मांसाहारी की तरफ होता है। तो ये एक दिवसीय होता है, इधर से इधर नहीं आ सकता, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक दिवसीय होता है नीचे से ऊपर की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो है आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम भी है और वह क्या है कि हमारी जानकारी के बगैर कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन, जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा गया था PRT TRE 1 में, कई बार TRE 2 में भी पूछा गया, TRE 3 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन या बायो मैग्नीफिकेशन, आइए इसको समझते हैं। और इसके अलावा एक जैव संचय भी होता है, ठीक है। तो जैव संचय भी होता है जिसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और होता क्या है कि जो अब जैसे रसायनों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और रसायन जो है मिट्टी में, जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों को पौधों द्वारा जल एवं खनिज के साथ अवशोषण होता रहता है। जलाशयों में या जलीय पौधों जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं जो रसायन वगैरह होते हैं। फिर ये क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं, अजैव हैं और निम्नीकृत जो अजैव निम्नीकृत हैं, इस वजह से जो एक प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन, ठीक है। और यहाँ जो है पूछा गया था PRT में, और वहाँ से आप प्रश्न के हिसाब से भी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो जैव आवर्धन आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लगातार जो है जो रसायन होता है मात्रा में संचित होता रहता है। एक उसका जो कह सकते हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है, जैसे जैसे उपभोक्ताओं की तरफ जाएगा, जैसे जैसे तृतीयक उपभोक्ताओं की तरफ जाएगा, वैसे उसका जो कह सकते हैं कि जो उसका जो नुकसान करने की प्रवृत्ति वो और ख़तरनाक होती चली जाती है। और इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है जैव आवर्धन की वजह से, वो सबसे जो ऊंचा जो आपका पोषी स्तर होता है जो कि तृतीयक उपभोक्ता हुआ होता है वहाँ पे होता है। एक यहाँ पे उदाहरण आपको बता रहा है डाइक्लोफिनेक क्या है, तो डाइक्लोफिनेक जो है एक एंटीबायोटिक दवा थी जो बीमार होने वाले जो आपके गाय भैंस वगैरह होते थे, जीव जंतु होते थे, कैटल्स होते थे, इनको दिया जाता था। लेकिन भारत में देखा क्या गया कि डाइक्लोफिनेक दवाओं के सेवन से उनको जो गाय भैंस थे वो तो ठीक हो जाते थे, लेकिन जब ये मर जाते थे फिर इनको जब गिद्ध खाते थे, ठीक है, जब गिद्ध इनको खाते थे तो गिद्ध में जो किडनी फेल हो गया गिद्धों का, ठीक है। और इसको जब बहुत सारा अध्ययन किया गया और 1990 से 2000 के बीच में भारत में जो गिद्धों की संख्या थी वो 90% तक घट गई।
और जब इसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि डाइक्लोफिनेक नाम की दवाई है जो गिद्धों के जो है मौत के जिम्मेदार है, ठीक है। और गिद्ध जब लास्ट में जो गाय भैंस मर जाते तो उनको खाते थे, तो जैव आवर्धन की वजह से गिद्धों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका किडनी तक फेल कर गया और उनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा घट गई। फिर धीरे धीरे इसको जो है दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आप जैव आवर्धन को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और निचले पोषी स्तर पर उतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितना कि ऊँचे पोषी स्तर पर जैव आवर्धन पहुँच जाता है। और जैव संचय किसको बोलते हैं, तो ये भी समझ लीजिए। जैव संचय क्या होता है कि जब, जैसे आपने मिनीमाटा रोग के बारे में सुना होगा, तो मिनीमाटा जो है वो मछलियों में गया, ठीक है। मछलियों में केमिकल था जो मिनीमाटा मरकरी का, ठीक है, मरकरी का प्रदूषण हुआ, मछलियों में जब गया तो उसको हम जैव संचयन कहते हैं। और फिर उन मछलियों को खा लिया इंसानों ने, इसलिए इंसानों की मौत होने लगी जापान में, और वहाँ से मिनीमाटा नाम का गाँव था, ठीक है। तो वहीं से इसका नाम लगा मिनीमाटा रोग, जो कि पारे की विषाक्तता से होता है, पारे के या मरकरी के विषाक्तता से होता है। तो जो ये आपका उदाहरण है ये जैव संचय का है, क्योंकि मछलियों तक ही गया, मछलियों के ऊपर नहीं गया, ठीक है। मछलियों में इकट्ठा हो गया तो इसको हम जैव संचय का उदाहरण मानेंगे। लेकिन जब एक पोषी स्तर से दूसरे से तीसरे से चौथे में इस तरीके से जब बढ़ता है तब हम उसको जैव आवर्धन कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं ओजोन परत, और ठीक है, ओजोन परत के बारे में समझते हैं। और यहाँ से हमारा जो टॉपिक है कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे ओजोन परत की बात की गई है। और ओजोन परत के बारे में समझ लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से। तो ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में प्राय चर्चा करते हैं कि अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन में 2 होता है और ओजोन में 3 होता है, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं। फिर जब ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीव के लिए आवश्यक है, वही ओजोन एक घातक विष है, ठीक है। तो ओजोन जहरीला होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन ओजोन खतरनाक है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। और यह गैस मानव में ध्यान रखिएगा, जो ओजोन गैस है ये मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो इससे बचाती कौन, ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो समताप मंडल में, याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया। तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है। फिर बात करते हैं वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में ओजोन बनती है, और उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। और यहाँ पे एक रिएक्शन आपको बताया गया है, तो बस ऐसे ही सिंपल में समझ लीजिए, बहुत वहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नीचे कहा है कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ओजोन का जो मात्रा है वो कमी आने लगी, ओजोन क्षरण में कौन जिम्मेदार होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और 1980 से ये पता चलने लगा। और इनका जो प्रयोग होता है, CFC का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर शीतलन में और अग्निशमन में किया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC को उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। और फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, या ओजोन क्षरण से बचाने के लिए जो है पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण को कम करने के लिए, बचाने के लिए उससे संबंधित है, ठीक है। तो ओजोन परत के सुरक्षा से, ठीक है, ओजोन लेयर या ओजोन परत के जो है संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब आया, 1987, याद रखिएगा। फिर आते हैं कचरा प्रबंधन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कोई इसमें खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो है अब जैसे आपको 2 प्रकार की यहाँ पे ध्यान रखना, पदार्थ 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल जिनको बोला जाता है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं होते हैं, ठीक है, तो वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं, जो समाप्त नहीं हो सकते, उन्हें हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और यह पदार्थ समानतः अक्रिय इनर्ट होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे प्लास्टिक्स होते हैं, तो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो ये अजैव निम्नीकरण के उदाहरण है। अजैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनको निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है आसानी से, बहुत समय तक रहते हैं ये। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निर्वर्तनीय रूप वगैरह, तो ये सब आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है कुछ आपने सीखा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जुड़े होते हैं। विभिन्न घटक कौन कौन से? तो जैव और अजैव। और जैव घटक में अगर हम बात करेंगे तो जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है, हरे पौधे आ जाएंगे, ये सब आपके जैव में आ जाएंगे। और अजैव में, ठीक है, सेल हो गया, हवा हो गया, ठीक है, ये सब आपके जो है हो जाएंगे अजैव में। पहाड़ हो गए, ये सब आपके अजैव में हो जाएंगे। बाकी और उदाहरण हमने ऊपर में देखा है। फिर जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है या आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। बहुत नॉर्मली कितने देखे जाते हैं? चार पोषी स्तर तक ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, तो ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है तथा इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। और जो CFC होती हैं इनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इनको संरक्षण दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत संरक्षण दिया गया है। और फिर हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण दोनों प्रकार का हो सकता है, तो उसका प्रबंधन आवश्यक है। फिर आते हैं कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न आपसे पूछा कि कौन सा जो है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो जैव निम्नीकरण की बात करें तो आपका A में भी है, C में भी है और D में भी है, ठीक है। तो केक, लकड़ी, घास, ये भी आपके जैव निम्नीकरण है। फूलों के छिलके, केक, नींबू रस, ये भी हैं, तो A, C, D आपका आंसर हो जाएगा। और अगर घास, लकड़ी, प्लास्टिक की बात करें तो घास, लकड़ी तो जैव निम्नीकरण है, लेकिन प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है, तो ध्यान रखिएगा अजैव निम्नीकरण है। फिर निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो घास, बकरी और मानव, या प्रश्न पूछा गया था, तो घास, बकरी और मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बाकी और निर्माण नहीं करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो यहाँ पे सभी आपकी हैं, सिंपल सी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगी। और इसके अलावा जो आपके जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, जो नोट्स हैं, आपको PRT टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 2 से 4 दिनों के अंदर, तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।